Hello, students. Mm, Welcome back to the lecture on approaches to comparative politics, यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अम, उपागमों पर जो लेक्चर चल रहा है हमारा, उसमें आप सबका फिर से स्वागत है। हमारे पिछले लेक्चर में हम अम, तुलनात्मक राजनीति के मुख्य उपागमों के मध्य अंतर पढ़ रहे थे। In our previous lectures, we had studied the major differences between the two major approaches of comparative politics, that is traditional approaches and modern approaches. जिसमें आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि परंपरागत उपागमों के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। तो अब हम मॉडर्न अप्रोचेस के कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं। हम अब देख लेते हैं कि आधुनिक उपागमों के लक्षण क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एम्पेरिकल, यानी कि जितने भी आधुनिक उपागम हैं वे अनुभव पर आधारित अध्ययन पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि जो परंपरागत उपागम रहे वे आदर्शों पर ज़्यादा जोर देते रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम आदर्शों की बात करते हैं तो हम हमेशा एग्जाम्पल कोट करते हैं, जैसे कि प्लेटो का, जिसने एक आदर्श दार्शनिक राजा की अवधारणा दी। परंतु आधुनिक उपागम इस प्रकार के आदर्शों पर या इस प्रकार के आइडियल्स पर जोर नहीं देते। उनके लिए अनुभव के आधार पर ही किसी बात को निश्चित तौर पर कहना सही होता है। मॉडर्न अप्रोचेस consider that the studies which are based on experiences are more valid than the studies which are based on ideas. For example, एक आदर्श राजा कौन कहलाएगा या एक आदर्श शासक कौन कहलाएगा, ये उसके द्वारा किए गए कामों पर निर्भर करता है, बजाय उसके द्वारा या फिर हम किसी एक अवधारणा को स्थापित कर दें कि एक आदर्श राजा ऐसा होना चाहिए या एक आदर्श शासक ऐसा होना चाहिए। आधुनिक उपागम कहेंगे कि एक शासक को आदर्श उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर कहा जा सकता है, जो लोगों का जितना भला करता है, जो जनता के बीच में जितना ज़्यादा लोकप्रिय होता है, जो जनता के हित को सर्वोपरि रखता है और जो इन मानदंडों पर खरा उतरता है, वही शासक एक अच्छा शासक होता है। मॉडर्न अप्रोचेस आर एम्पेरिकल as modern approaches are empirical, and it is in total contradiction to the traditional approaches that laid emphasis on ideas. For example, Plato had given the idea of an ideal philosopher king, but modern approaches would consider a ruler to be ideal on the basis of what decision he has taken for the welfare of the people, for the efficiency of the administration, and for the progress of his nation. Then, secondly, modern approaches are value neutral. आधुनिक उपागम मूल्य रहित या मूल्य मुक्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी अध्ययन करता है वह अपने मूल्यों की मिलावट अपने अध्ययन में नहीं करता। द ऑब्जर्वर डज नॉट mixes his traditional values with his studies. हम यहाँ पर आधुनिक उपागम में किसी को अच्छा बुरा साबित नहीं करते। We do not pass judgments, or you can say modern approaches do not pass judgments on the goodness or badness of a particular political institution or a particular political phenomena. यहाँ पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक संस्था को अच्छा या बुरा नहीं कहा जाता, बल्कि एक वस्तुपरक दृष्टि से उसका अध्ययन किया जाता है, उसके सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और उसके गुण और दोष दोनों रखे जाते हैं, परंतु किसी को सही या किसी को गलत नहीं कहा जाता। Under contemporary approaches, a critical evaluation is made of whatever is political or whatever is the object of study, be it a political phenomena, be it a political institution, or be it a political ideology.
No judgments on the goodness or badness of it are passed. Lastly, we can say modern approaches are investigative approaches. अंत में हम कह सकते हैं कि आधुनिक उपागम वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, यानी कि अम, अ, अ, किसी अन्वेषणात्मक वे राजनीतिक जो भी अ, जो भी अध्ययन का विषय वस्तु है उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करके सभी पहलुओं का आकलन करके एक विस्तृत जिसे हम कहें वर्णन पाठक के सामने रखते हैं, बजाय केवल कोरा वर्णन कर देने के. The modern approaches present an investigative description of the object under study rather than defining it or describing it without any depth. So, these are the basic differences between traditional and modern approaches of comparative politics. तो इस प्रकार से हम परंपरागत और आधुनिक उपागमों के मध्य अंतर कर सकते हैं. चलिए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अब अध्ययन कर लेते हैं प्रमुख परंपरागत उपागमों का. As we move on further in our study, we will now look into the major traditional approaches, which are as follows. First of all is the philosophical approach. पहला है दार्शनिक उपागम. Second one is the historical approach. दूसरा है ऐतिहासिक उपागम. Third one is institutional approach. तीसरा है संस्थात्मक उपागम. And fourth is legal approach, यानी कि वैधानिक उपागम. सबसे पहले हम दार्शनिक उपागम यानी कि फिलोसॉफिकल अप्रोच का अध्ययन करेंगे. It is the oldest approach, also known as the ethical approach. राजनीति विज्ञान के उपागमों में यदि सबसे प्राचीन कोई उपागम है तो वह दार्शनिक उपागम है, जिसे हम कभी-कभी नैतिक उपागम भी कहते हैं. It involves a study of state, government and man as a political being and is mixed with the pursuit of certain goals, morals, truths and high principles. इस उपागम के तहत राज्य का, सरकारों का और मनुष्यों का राजनैतिक इकाइयों की तरह या राजनैतिक प्राणियों की तरह अध्ययन किया जाता है और उनके जीवन का लक्ष्य कुछ उद्देश्यों को, कुछ कहें हम सिद्धांतों को या फिर सत्य को या किसी नीतिगत वस्तु को प्राप्त करना बताया गया है. जैसे अगर मैं आपको फिर से उदाहरण प्लेटो का ही दूं, तो प्लेटो ने अपनी पूरी कृति, यानी जो उसकी महानतम कृति मानी जाती है, जिसे हम द रिपब्लिक कहते हैं, उस रिपब्लिक में प्लेटो ने सिर्फ ये वर्णन किया है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए और हमें इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की समाज की संरचना करनी पड़ेगी. और इस प्रकार के राज्य की संरचना करके हम जिस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे वह उद्देश्य है न्याय. To elucidate this point, I would like to quote an example from Plato again. In his greatest work, The Republic, Plato devotes his entire energy in describing what is an ideal state, who is an ideal ruler, and how can this be achieved. And establishing a ideal state, what everyone is trying to achieve is the value of justice. This approach is speculative in character, यानी कि यह उपागम जो है सोच विचार वाला उपागम है. प्लेटो की जो कृति है द रिपब्लिक, ये वास्तव में प्लेटो की सोच की उपज है. Now, since it is speculative in character, a lot of thinking and brainstorming is involved in this approach. If we say that Plato's Republic is actually
a brainchild of Republic, then it would be no exaggeration. Sorry, if we say that Plato's Republic is the brainchild of Plato, then it would be no exaggeration. The major thinkers associated with this approach are Plato, Moore, Bacon, Harrington, Rousseau, Kant, Hegel, Green, Buzanque, Nettleship, Lindsay and लियो स्ट्रॉस। जिन विचारकों का नाम इस उपागम के साथ मुख्यतः जोड़ा जाता है वे हैं प्लेटो, मूर, बेकन, हैरिंगटन, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोजांके, नेटलशिप, लिंडसे और लियो स्ट्रॉस। इस उपागम की आलोचना जिन आधारों पर की जाती है उनमें से सबसे पहली बात यह है कि ये केवल एक कल्पना मात्र है और इनका कोई मूर्त रूप हम देख नहीं सकते, इसलिए यह अवास्तविक हैं, अवधारणाओं पर आधारित हैं। इनमें राज्य को एक असाधारण उच्च स्थान दिया गया है और इनका सारा केंद्र या जो हम कहें इस उपागम का केंद्र जो है वह समाज में आदर्श स्थापित करने के ऊपर ज्यादा है। ये उपागम बात करता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए बजाय इसके कि वस्तु स्थिति किस प्रकार की है। This approach is criticized on the ground of being too speculative, so speculative that it is totally devoid of reality. It is abstract. We cannot figure it out. It is unrealistic. It is hypothetical. That means it cannot be proved. It gives an exalted position to the state and it focuses on how things ought to be rather than focusing on what is the actual status of things. The second important approach under the category of traditional approaches is the historical approach. दूसरा प्रमुख उपागम जो परंपरागत उपागमों के अंतर्गत गिना जाता है वह है ऐतिहासिक उपागम। It focuses on past or a selected period of time or on a consequence of selected events within a particular phase. इस उपागम का केंद्र होता है भूतकाल या भूतकाल में भी कोई एक विशिष्ट कालखंड या कोई एक विशिष्ट घटनाक्रम। It gives us an explanation of what institutions are and are tending to be. इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कोई संस्था इस प्रकार की क्यों है और वह किस प्रकार की बनती जा रही है। जैसे जब हम संसदात्मक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तब हम उसके अध्ययन के साथ ब्रिटिश राज व्यवस्था का भी अध्ययन करते हैं क्योंकि ब्रिटिश राज व्यवस्था के विकास के साथ ही हम संसदात्मक प्रणाली का विकास देख पाते हैं। Here, history is treated as a genetic process. A study of politics from this point of view also informs a scholar to look into the accomplishments, failures, and contingency in historical continuity and change. यहाँ पर इतिहास को एक क्रमशः विकास की प्रक्रिया बताया गया है। यदि हम इस दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन करते हैं तो हमें इतिहास में जाकर उस समय की समस्त स्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है जिसमें शायद उस समय के स्कॉलर्स का या शासक वर्ग का जिसको हम कहें सफलताएं विफलताएं या फिर किस प्रकार की परिस्थितियों में इन संस्थाओं का विकास हुआ, इन सारे पहलुओं पर एक वृहद दृष्टिपात करना पड़ता है। स्कॉलर्स एसोसिएटेड विद दिस व्यू यानी कि इस उपागम के साथ जिन विचारकों का नाम जोड़ा जाता है वे हैं प्लेटो, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, सेंट ऑगस्टीन, सेंट एक्विनास, मार्सिलियो, बोदा, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, मार्क्स और लास्की। यदि हम इसकी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म देखें तो इसकी आलोचना की जाती है
इन आधारों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज लोडेड विथ सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टैंड इग्नोर्ड एंड इट इज अ प्रेजुडिस स्टडी। सबसे पहली बात ये कि हम इसमें कृत्रिम समानताएं ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हम ये माने कि संसदात्मक व्यवस्थाओं का विकास जो इंग्लैंड में हुआ, उसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ सकते। The context in which parliamentary democracy evolved in England cannot be implemented, or you can say cannot be equated with the circumstances in which the parliamentary democracy evolved in India. इसके साथ साथ जब हम एक ऐतिहासिक उपागम या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक समस्या का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो हम शायद उस समस्या के बाकी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। और यह इस प्रकार की स्टडी या इस प्रकार का अध्ययन पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है, क्योंकि हम पहले ही इतिहास में उसके जैसी या समान घटनाओं या घटनाक्रमों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो इसलिए हमारे विचारों में एक पूर्वाग्रह बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के में आज हम यहीं पे विराम देंगे। हम अगले लेक्चर में आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।